हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम 12th मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम अलजेब्रा सेक्शन में स्टार्ट करते हैं और देखेंगे पूरी बारीकी से सारी चीजों को समझेंगे। तो अगर देखें 12th का जो अलजेब्रा है उसमें हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है मैट्रिक्स यानी आव्यूह और दूसरा है हमारा डिटरमिनेंट यानी सारणी, इसको हम सारणी बोलते हैं। ये दो चैप्टर है हमें अलजेब्रा में पढ़ना है। अगर इन दोनों चैप्टर में देखें तो बहुत सारी सिमिलरिटीज है। मैं ये जो मैट्रिक्स का पार्ट ही है डिटरमिनेंट, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस में डिटरमिनेंट पहले पढ़ा जाता है और मैट्रिक्स बाद में। हम पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे और फिर डिटरमिनेंट में चलेंगे। तो मैट्रिसेस आज मैं आप लोग का स्टार्ट करूंगा। मैट्रिक्स छोटी छोटी कुछ चीजों को देख लेते हैं कि बहुत सारे बुक्स में मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिसेस भी लिखते हैं। ये इसका प्लूरल फॉर्म है। कई कई बुक में देखेंगे तो इस चैप्टर को मैट्रिसेस भी लिखते हैं और ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है। ओके, अब बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है ये हम पढ़ते क्यों हैं, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हमें चैप्टर में कोई दिक्कत हो हमें पता चलना चाहिए कि आखिर ये बना क्यों। तो उसके लिए कुछ बेसिक की कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं। ओके, यानी सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अगर मैं ये बताऊं आपको कि मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स जो है एक अरेंजमेंट है। अब मैथ पढ़ रहे हैं तो अरेंजमेंट किस चीज का होगा? मैथ में तो दो ही चीजें होती हैं, या तो नंबर होगा या फिर फंक्शन होगा। ये तो आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये किसका है, नंबर यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों, और फिर फंक्शन, उसका अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स। किस तरह का अरेंजमेंट है इन सभी चीजों को हम देखते हैं डिटेल्स में। तो पहला जो पॉइंट है हमारा कि आखिर पढ़ते क्यों हैं मैट्रिक्स, क्यों पढ़ते हैं, क्यों बनाया मैट्रिक्स को और क्या चीजें हैं इसमें। देखिए, जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हैं यानी रैखिक समीकरण, नाम तो सुना सुना सा लग रहा होगा। आपने 10th में पढ़ा होगा रैखिक समीकरण, पता नहीं हिंदी में भी गलत भी हो सकता है, चेक कर लेना। लीनियर इक्वेशन आपने इस चैप्टर को बहुत मजे मजे में सॉल्व किया है और बनाया है। बिल्कुल उसी का ये रूप है मैट्रिक्स। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा है, कुछ एग्जांपल लेते हैं आपको याद आ जाएगा। सपोज करो 2x + 3y = 5 - 3x + 4y = -2। ये मैंने एक लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया। तो लीनियर इक्वेशंस अगर मान लीजिए यहां पर तो दो वेरिएबल है x और y, ये तो बहुत ही आसान है हमें सॉल्व करना। ये इक्वेशन 1 माना, ये इक्वेशन 2 माना, ठीक है ना। यू नो वेरी वेल, जो बेसिक प्रोसेस था उसको हम अपन कैलकुलेट करके और फिर वैल्यू निकालते थे और x और y का। लेकिन अगर आप सपोज करो कि अगर जब ये दो वेरिएबल ना हो, दो से ज्यादा हो, मोर देन 2 वेरिएबल्स, मैं लिख देता हूं 2x + 3y + 4z + 5b + 6k, और ऐसे बहुत सारे रिलेटेड टर्म्स। अगर बहुत ज्यादा वेरिएबल हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होगा तब तो हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस मेथड से जो हम सीखे हुए हैं सॉल्व करना। तो इसी मेथड्स को सॉल्व करने के लिए एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस एक उसी तरह का अरेंजमेंट है और आइए अब हम देखते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस इज द लीनियर इक्वेशन का एक पार्ट है, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड टर्म है। और इसको यहां पर हम एडवांस लेवल पे कैसे सॉल्व करते हैं इन चीजों को देखते हैं। नोट आपको करना है, नोट भी कर सकते हैं।
मैं कुछ आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखिए। अगर मैं बात करूंगा कि मैट्रिसेस क्या है उन सभी चीजों को, लेकिन पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे कि व्हाई, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, क्यों, ठीक है ना। और उसके बाद पढ़ेंगे हम हाउ, कैसे। आएगा समझ में। सबसे पहले किसी भी चैप्टर में हम ये देखेंगे कि व्हाई पढ़ते क्यों है बॉस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि कैसे पढ़ते हो वो तरीका। तो सबसे पहले व्हाई पे अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी कि मैट्रिसेस क्यों जरूरी है, ओके, और कैसे उसको रिप्रेजेंट करके इन चीजों को देखते हैं। मैंने लिखा 2x प्लस 3y बराबर -5, फिर मैंने लिखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। मैंने एक लीनियर इक्वेशंस को यहां पर लिखा है, ओके। इस लीनियर इक्वेशंस को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो क्या तरीका होता है मैट्रिक्स में, उसको देखें। हम इसको ऐसे लिखते हैं, अगर x का कोएफिशिएंट यहां पर गुणा क्या है 2, y का यहां पर क्या है 3, यहां x का क्या है -3, यहां पर क्या है y का 4, ठीक है। फिर उसके हम जो वेरिएबल्स है वो कौन कौन से x और y उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद से इक्वल का साइन देते हैं और फिर यहां पर -5 और 7। तो ये एक अरेंजमेंट है इन लीनियर इक्वेशंस के युगपत का, ये एक रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में हम ऐसे उसे रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। आई बात समझ में। तो ऐसे ही हम रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, उससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा मैट्रिक्स अगर क्या है, तो मैट्रिक्स एक लीनियर इक्वेशंस का अरेंजमेंट है। देखिए इसको कैसे अरेंज करते हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा तो पूरा ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं ये बताऊंगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओवरव्यू दे रहा हूं आपको इस चैप्टर के बारे में, क्लियर्स दिखा रहा हूं कि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स है क्या, ठीक है। उसके लिए पहले मैंने बताया आपको कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है आयताकार क्रम विन्यास, हम ये भी बोल सकते हैं क्या, आयताकार और इस आयताकार क्रम विन्यास में हम क्या लिखते हैं, तो मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो आयताकार क्रम विन्यास में हम सिर्फ दो ही चीजें लिखेंगे ना। एक क्या होगा, या तो नंबर को लिखेंगे, संख्या। संख्या दो तरह का होता है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। अब तो इमेजिनरी नंबर के भी बारे में आप जान चुके हैं, 11th में पढ़ा होगा आपने। तो या तो नंबर हो या फिर फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, और भी जितने भी फंक्शंस होते हैं वो तरह के फंक्शंस हो। तो उनका जो हम आयताकार क्रम विन्यास में लिखते हैं, रेक्टेंगुलर एरे होता है, उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है ना। यानी ये दोनों चीजें उसमें हो सकती हैं। यानी ये बोल सकते हैं, अगर डेफिनेशंस के रूप में लें तो हम बोल सकते हैं कि एक आयताकार क्रम विन्यास है संख्याओं और फलनों का मैट्रिक्स, ओके। तो उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल लेंगे तो और हमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम, मैंने बताया ना आपको कि अभी हम चैप्टर के पहले ओवरव्यू देख रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों पढ़ते हैं ये चैप्टर। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला एक सीता, राम और गीता, ये तीन स्टूडेंट्स हैं। सीता के पास अगर मैं फिजिक्स की बात करूं और केमिस्ट्री, ये दो नोटबुक, सीता के पास फिजिक्स की दो नोटबुक है और केमिस्ट्री की 3। राम के पास फिजिक्स की 1 नोटबुक है और केमिस्ट्री की 2। गीता के पास फिजिक्स की कोई नोटबुक नहीं है, 0 बोल सकते हैं, सपोज कर सकते हैं 0। और मैंने गीता के पास बोला कि कितने हो गए 5 केमिस्ट्री के नोटबुक। अब अगर मुझे इसको अरेंज करना होगा एक ग्राफिकली थ्रू, मुझे अगर इसको अरेंज करना होगा तो हम ये तो ऐसे करेंगे कि सीता लिखा मैंने, राम लिखा और गीता लिखा, ओके। और फिर यहां पर हमने क्या लिखा, फिजिक्स और ये केमिस्ट्री नोटबुक का। तो सीता के पास कितना था 2, फिजिक्स और केमिस्ट्री कितना था 3। राम के पास कितना था 1 और केमिस्ट्री कितना था 2। गीता के पास कितना था 0 और केमिस्ट्री कितना था 5।
तो ये एक देखा, ये जो अरेंजमेंट है हमारा, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करने का, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी मैंने चार्ट लिया, ओके, मैंने देखा कि सीता के पास कुछ चीजें हैं, राम के पास कुछ चीजें हैं और गीता के पास कुछ चीजें, तो उनको मैंने ये अरेंज किया। ये जो अरेंजमेंट है इसी को बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी आयताकार क्रम विन्यास इसको कहा जाता है। शायद आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने लिखा था ना कि एक आयताकार क्रम विन्यास है। देखो हर उन चीजों को मैं आपको बताऊंगा एकदम जीरो लेवल से। तो आयताकार क्रम विन्यास ये होता है, ठीक है। आयताकार क्रम विन्यास में क्या होता है, एक क्षैतिज रेखाओं के ऑर्डर में हम किसी चीज को लिखते हैं और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखाओं। ये क्षैतिज जो रेखा होती है, ऐसी जो रेखाएं होती है वो क्या होती है? क्षैतिज होती है। ये तो आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। अब कुछ आगे देखते हैं, ओके, आगे देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर। ऐसे जो लाइन होगा उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा। और इस तरह के अगर लाइंस हो यानी वर्टिकल भी, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और इसको बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा या लंबवत रेखा। क्षैतिज रेखा का इंग्लिश होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। तो अगर देखें कि आयताकार क्रम विन्यास जो हम लिखते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल, ये देखिए हॉरिजॉन्टल, आई बात समझ में? यहां हमने देखा कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इस तरह से जो लाइन जा रही है, और यहां पर हमने देखा कि 2 है। फिर यहां पर हम देखते हैं, इसको समझिए थोड़ा बहुत, कि वर्टिकल लाइंस 2 है, यहां पर वर्टिकल लाइंस 3 है। तो अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हम देखिए तो रेक्टेंगुलर जो अरेंजमेंट होता है वो क्षैतिज रेखाओं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस में ही होता है। हम किसी भी अगर उसमें इंक्रीज करते हैं यानी किसी भी चीजों को लिखते हैं, या तो नंबर हो या फंक्शन हो, तो हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ऐसे लिखते हैं, इस ऑर्डर में लिखते हैं, इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने लिखते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। और अब मैट्रिक्स में बात करते हैं कि मैट्रिक्स से तो ये चीजें रिलेटेड है। तो मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको नाम दिया गया पंक्ति। पंक्ति कहने का मतलब हो जाता है इंग्लिश में रो, ठीक है ना, रो। और जो क्षैतिज रेखाएं थी उसको बोलते हैं हम कॉलम यानी स्तंभ। तो हम ये कह सकते हैं, अब एक और मैं डिफिनेशन में थोड़ा ऐड कर दे तो बिल्कुल हो जाएगा कि जो हमारा अवयव है यानी मैट्रिक्स है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस में लिखी हुई किसी संख्याओं और फलनों का एक अरेंजमेंट है, ये बोल सकते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है क्या? यानी रो और कॉलम में हम किसी भी क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस यानी रो और कॉलम में किसी भी नंबर और फंक्शंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, संख्याओं और फलनों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिसेस कहते हैं। ओके, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा? बिल्कुल हर उन चीजों को देखते चलेंगे हम, छोटी छोटी चीजों को। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। मैंने जो चीजें बताई उसको रिकॉल करा देता हूं एक बार कि मैट्रिक्स के बारे में अभी हम 2 चीजें सीख चुके हैं। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, ठीक है, ये तो पूरा अच्छे से देखा हमने कि मैट्रिक्स से क्या है, अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है वो। रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है ना, यानी आयताकार क्रम विन्यास में। दूसरी चीज हमने सीखे इसमें रो और कॉलम होता है यानी पंक्ति और स्तंभ, ये 2 चीजें होती हैं। आगे बढ़े। अब देखिए मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये जरा आप देखिए। मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, या तो ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं या फिर कहीं कहीं ऐसे, यानी क्लोज ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट में हम ऐसे उसको लिखते हैं। ये
जो ब्रैकेट है ये सिर्फ अच्छा लगने के लिए लिखते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। क्योंकि अगर हम किसी डिजिट को ऐसे लिख दिए 2 4 विदाउट इस ब्रैकेट्स के, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। इसलिए एक सिंबॉलिक रूप में उसको मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है 2 4 -1 3। अगर तो देखिए ये जो ब्रैकेट लिखा मैंने, या तो ऐसा कभी ब्रैकेट में देखे होंगे या फिर ऐसा, ठीक है ना, दोनों तरह के ब्रैकेट दिए जाते हैं। इस ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा लगने के लिए, उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है। दूसरा, अब मैट्रिक्स तो है तो मैट्रिक्स का नाम देना होगा, बिल्कुल। तो मैट्रिक्स का, हर मैट्रिक्स का अपना अपना नाम होता है। जो ब्रैकेट्स में मतलब लिखते हैं, अगर मैं बोलूं कि इस मैट्रिक्स का क्या नाम होगा, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी कैपिटल लेटर होते हैं, कैपिटल लेटर, यानी इंग्लिश लेटर के जो भी कैपिटल लेटर होते हैं, कैपिटल, इसके थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम इसको ए बोल सकते हैं, ये मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया, ए हो गया, बी जेड कुछ भी, पी क्यू, किसी भी चीज से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब रिप्रेजेंटेशन भी हम सीख चुके हैं। दूसरी बात, जो भी हम ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर जो भी चीज लिखते हैं, या तो नंबर होगा या फिर फंक्शन होगा, यानी नंबर कहने का मतलब संख्या है, या फिर कोई भी फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin थीटा cos थीटा, कुछ भी ऐसा अगर उसमें लिखा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवयव, यानी हिंदी में बोलते हैं अवयव और इंग्लिश में बोलेंगे उसको एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है ना। 2 4 -1 3, ये जो चीजें हैं, ये ए जो मैट्रिक्स है उसके ये चारों क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। आई बात समझ में, क्या बोलेंगे इसको, एलिमेंट्स। नोट कर सकते हैं आप, अगर आपको कुछ नोट करना हो तो। आगे देखते हैं। अब जो मैट्रिक्स हमने देखा, तो रो और जो कॉलम की बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं जिसमें आपको ये बताना है कि कितने इसमें रो है और कॉलम है। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा बहुत रिकॉल करते हैं, मजा आएगा। ओके, देखते हैं इन चीजों को। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। पहला एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 3 1 ऐसे एलिमेंट्स हैं। बी है -1 0 1, सी है, ऐसे मैंने नाम दे दिया। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। 2 4 3 1, मैंने ऐसी सारी लिस्ट कर। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि इसमें रो और कॉलम कितना, तो बिल्कुल इसमें कितने रो हैं, 1 रो। ये भी बता दो आपको कि रो को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पहला रो होगा तो 1, दूसरा रो होगा तो r2, अगर तीसरा रो होगा तो r3, ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं लिखने में। कॉलम अगर हो, यानी स्तंभ हो, जैसे 1 2 और 3, कितने स्तंभ है, 3 है, C1 C2 C3। अब दो चीजें आपको बताता हूं, वो चीजें ध्यान रखिए। यहां पर भी देखते हैं इसमें कितने रो है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 रोज है। और कॉलम कितने हैं, कॉलम की बात करें तो कितने हैं, 1 और 2, 1 और 2 कॉलम हो गए। रो की बात करें तो 1 2 3, हमारे कितने हो गए, 3 रो हो गए। तो ये जो रो कॉलम है, इसको काउंट कैसे करते हैं, रो को कभी भी ऊपर से काउंट करते हैं। आई बात समझ में, ये पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, ये तीसरा रो हुआ। ऐसा नहीं कि आप पीछे से काउंट करोगे, R1 R2 R3, नहीं, ऊपर से काउंट करते हैं R1 R2 और R3। अब अगर कॉलम की बात करें, जैसे यहां पर मैंने लिखा कि C1 C2 C3, तो ये हमेशा याद रखें कि कॉलम को कभी भी लेफ्ट साइड, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं, C1 C2 और C3। इधर से काउंट नहीं करते हैं, इधर से काउंट आप नहीं करते।
तो ये सब कुछ बेसिक चीजें। अगर यहाँ पर बात करें हम रो कॉलम कितना है इसमें देखिए तो -1 0 1। अगर इसमें रो देखें तो कितना हो जाएगा 1 2 3। रो कितने हो गए हमारे 3 हो गए। कॉलम कितना हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1। ठीक है। इसमें देखें 2 रो है 2 कॉलम है। ये सब कुछ ऐसे बेसिक मैंने आपको बताने के लिए दिखाया ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि रो और कॉलम, क्योंकि सारा बच्चा तो रो और कॉलम का ही है। इस पूरे चैप्टर में भी यही पढ़ना है, रो और कॉलम। ग्रुप फिर के बाद वही आएगी। इसमें थोड़ा सा एग्जांपल ये आपको देखो, क्योंकि इसके बाद हम जब ऑर्डर पढ़ेंगे तो ऑर्डर में तो पूरा रो एंड कॉलम ही होगा। ठीक है। तो ये देखिए चलिए, तो अब यहां पर ना एक क्वेश्चन आता है, उसको थोड़ा सा देखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स हो, कोई मैट्रिक्स हो, ओके ना, और किसी मैट्रिक्स में सपोज करते हैं कि मैंने बोला कि 5 एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या 5 है। अवयवों की संख्या क्या हो गई अगर 5 है तो कितने तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को लिखते हैं m into n। अब एक बार फुली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं मैट्रिक्स में। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन होता है कि अगर ये कोई ए मैट्रिक्स है तो हम उसको लिखेंगे aij m into n। ये परफेक्ट, अगर मैं ये बताऊं आपका परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैट्रिक्स का। अगर जो फॉर्मेट है, मैंने आपको ये भी बताया था कि मैथमेटिक्स में हर चीज का एक फॉर्मेट होगा, उसको लिखने का एक तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ये है मैट्रिक्स का तरीका। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो aij, ठीक है ना, उसको लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में और फिर नीचे में लिखते हैं m into n। अब इन सब चीजों के हम डिस्कस करते हैं। ब्रैकेट के बारे में तो डिस्कस कर दिया, बॉस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अच्छा लगने के लिए लिखा जाए ताकि पता चले कि हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसे लिखते किसी डिजिट्स को या किसी फंक्शन को तो हमें तो पता चलेगा नहीं। ओके, ए क्या है, ए यहां पर उसमें एंट्रीज यानी एलिमेंट्स को दर्शाता है। ओके, और आई जे क्या है, ये उस रो और पंक्ति को बताता है कि कहां पर वो एलिमेंट है। ओके, और m और n क्या बताता है कि लास्ट में कितने उसमें रो और कॉलम है, यानी इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो सबसे पहले हम ऑर्डर सीखेंगे, उसके बाद यहां भी आएंगे कि आई क्या है जे क्या है, ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर को हम लिखते हैं m into n। किसी भी अगर मैट्रिक्स अगर आपको ऑर्डर बताना हो तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं m into n से। m जो होता है ये बताता है पंक्ति की संख्या, उसमें कितनी पंक्ति है उसको रिप्रेजेंट करता है। और n जो होता है n ये बताता है स्तंभ की संख्या, यानी कितना उसमें कॉलम है वो ये बताता है। ओके, क्लियर हुआ, यानी नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है m और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है n। तो अगर हम m into n अगर बना दें किसी का भी तो वो क्या बताता है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है। क्या बताता है, ऑर्डर को बताता है। ऑर्डर यानी कहने का मतलब क्या होता है, कोटि, अवयवों की कोटि। यानी हम क्या सीख रहे हैं, अवयवों की कोटि। यानी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जो मैंने अभी आपको समझाया उसको एक कंप्लीट फॉर्मेट में नोट्स में हम कॉपी कर लेंगे कि m into n को क्या बोलते हैं हम, किसी भी अवयव का क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर बोलते हैं, यानी कोटि बोलते हैं। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज को बताता है, यानी कितना उसमें पंक्ति है। ठीक है ना, पंक्ति की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। n क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ये स्तंभ की संख्या को बताता है। तो अगर कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जांपल हम, एग्जांपल से हमें और क्लियर होगा। मैंने बोला आपको कि एक मैट्रिक्स है, मैंने लिखा 3 1 3 5। बी मैंने लिखा 2 4 1 9 3। अब मैं पूछता हूं आपसे कि इसका ऑर्डर बताएं,
क्वेश्चन यही रहेगा कि इसकी कोटि बताएं, इस मैट्रिक्स का कोटि क्या हो, इसका ऑर्डर क्या हो। हम अगर ऑर्डर देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितने रो, यानी रो पहले पता करना होगा। ऐसा नहीं कि आप पहले कॉलम को लिख देंगे और बाद में रो को, नहीं। आप हमेशा ध्यान रखें कि पहले रो को रिप्रेजेंट करते हैं फिर कॉलम, यानी पहले m फिर n। n into m नहीं हो सकता, वो होगा कब होगा वो भी बताऊंगा मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में, क्योंकि दोनों सेम हो जाता है। बट ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि m पहले, यानी रोज को पहले लिखेंगे और कॉलम्स को बाद में लिखेंगे। इसमें देखते हैं a में कि कितने हैं हमारे रो। रो एक ही, रो तो हमारा एक ही है। कॉलम कितना है, कॉलम तो 3 हो जा रहा है, C1 C2 और C3, ठीक है। यानी अगर इसका ऑर्डर बताऊं मैं तो ऑर्डर क्या होगा, अगर मुझे लिखना हो a का ऑर्डर क्या है तो हम क्या लिखेंगे, a का ऑर्डर यहां पर क्या हो जाएगा, रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 1 2 3, यानी 1 गुणे 3, ठीक है ना। इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत आगे बढ़ो। अगर इसके ऑर्डर की बात करते हैं, इसमें कितने रो है, 2 रो है, R1 और R2, ठीक है। और कॉलम कितने हैं C1 और C2, देख रहे कितने, 2 कॉलम भी है। यानी इसमें का अगर ऑर्डर देखें तो क्या हो जाएगा, B का ऑर्डर, रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, ये क्या बन गया हमारा ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको थोड़ा यहां ध्यान देना, ध्यान ये देना है कि आपको मल्टीपल करके नहीं लिख देना, इसी रूप में रहने देना, यही ऑर्डर बताता है। अगर आप इसको मल्टीपल कर देंगे तो वो उसमें मौजूद एलिमेंट्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। देखिए दिखाता हूं कैसे। जैसे इसका ऑर्डर क्या था 1 into 3, यानी अगर मैं ये कहूं, जस्ट वेट, वो शायद ये थोड़ा सा कट गया था, यहां पर मैं बता दूं आपको, वो कट चुका था, मुझे लगा भी शायद मैं थोड़ा ऊपर लिख दिया। बात करते अगर a की, यहां पर आता है, ठीक है ना, रिकॉल करता हूं एक बार फिर से। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर a का मैं ऑर्डर देखूं तो क्या आएगा हमारा, कितने रो है 1 रो है और कॉलम कितने हैं 3, बस ये लिखना था मुझे, ठीक है। ये तो बता चुका हूं मैं आपको, उसको लिखा था तो ऊपर चला गया था। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया बेसिकली। तो मैंने बताया आपको कि उसको मल्टीपल करके नहीं लिखना है, ये हमारा एलिमेंट्स की संख्या को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर m into n को हम मल्टीपल करके लिख दे, गुना करके उसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे, तो वो क्या बताता है हमारा, वो हमारा बताता है एलिमेंट्स की संख्या, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, ओके, देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 3 9